हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स के बारे में, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको जैसा कि पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन होगी फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग करके उसको मूव कर देता है या चला देता है, ठीक है ना। चलाने के लिए उसके पास एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, त्वरण कहते हैं। तो चीज़ें किस हिसाब से होंगी ये भी आप समझते रहिए वन बाय वन करके। तो फोर्स आपको पता चल गया। अब यहाँ लिखा हुआ है कुछ वर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है और फोर्स लिखा हुआ है। ये तीन को मैं पहले सही से डिफाइन करता हूँ, फिर आगे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आप जाइए फील्ड पे। मैंने फोर्स तो आपको बता दिया, तीन टाइप के फोर्स होते हैं। फोर्स तीन टाइप के नहीं, वो तीन तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है ना, इनर्शिया के फॉर्म में। एक जो एक्सेलरेट करता है, एक रिटार्ड करता है और एक क्या करता है, टर्न कर देता है। इन तीनों को आपको याद रखना है। फिर आगे क्या देखना है, फिर आपको याद रखना है फील्ड। जैसे कि यहाँ लिखा है ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको क्या समझना है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको ये समझना है कि कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। उन लोगों की वजह से वहाँ पर जानवर नहीं जाते हैं कि वो उन्हें मार डालेंगे। ऐसे आपको एक सोच लेना है। सपोज करिए कि ये एक एरिया है छोटा सा, इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, और इसके बाहर यहाँ पर एक जानवर रहता है। उस जानवर को हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ये आपका जानवर है, चिंटू मान लीजिए, ठीक है ना। इस चिंटू को हमने बना दिया। अगर ये जानवर यहाँ जाएगा तो इसे जो यहाँ पर जो जानवर टाइप के लोग रहते हैं, जो बहुत खतरनाक हैं, जो बहुत डेंजरस है, वो इनको मार के खा जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इनका एरिया है, इसे ही कहते हैं हम फील्ड। तो किसी भी पार्टिकल की फील्ड होती है। ये आपने ग्रेविटेशन में पढ़ रखा होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मैग्नेटिज्म फील्ड होती है, दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने पढ़ा है। तो तीनों की फील्ड्स को आपको समझना है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई। ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये चार्ज प्रोड्यूस करता है। चार्ज आपको पता होगा, जब किसी भी एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या आ जाता है तो वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। चार्ज होने की क्वालिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ये आप याद है। किसी भी पार्टिकल के पास में चार्ज है तो उसके पास में क्या होगा, तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आपको याद रखना है। किसी भी पार्टिकल के पास में मास है, द्रव्यमान है, तो उसके पास क्या होगा, तो उसके पास एक और फील्ड का नाम होगा। उस फील्ड का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कुछ फील्ड में बेसिक आपको याद दिला दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। ग्रेविटेशनल फील्ड जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये आपको बेसिक तरीके से याद रखना है, इसमें ज़्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है। ये कुछ फील्ड्स हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये जो लिखा हुआ है मैग्नेटिज्म, ये लिखा हुआ है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपको याद रखना है। ये दो फील्ड आपको याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए फील्ड की तो बातें हमने कर ली। फील्ड कैसे एक्ट करती है? किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास में जो चीज़ होती है वो चारों तरफ उसके फोर्स लगाने वाली, किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर लगाने के लिए जो फोर्स होता है वही उसकी फील्ड होती है। ये आपको याद रखना है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी यही होती है, किसी भी मास के पास में। इसका मेन फैक्टर क्या है? मास, ठीक है। इसका मेन फैक्टर क्या था? चार्ज। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास में अगर मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा ही करेगा। मतलब अगर किसी के पास चार्ज है, मास है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक्ट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट होगी। आपको दोनों चीज़ें ये याद रखनी है। ओके, अब हम लोग अपने फील्ड पे आ जाते हैं जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? सबसे पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कुछ एक्सटर्नल रूप से बनाते हैं, कुछ इंटरनल बनती है। दोनों को अलग अलग हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग अपने मन से अगर हम फील्ड जनरेट करें तो फील्ड जनरेट करने के लिए हमारे पास मैग्नेट होना चाहिए। ये है मैग्नेट का एस पोल और ये है मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है।
आपको जैसे कि पता होगा मैग्नेट क्या करता है, जो आयरन के छोटे छोटे से पीस होते हैं उन पीस को वो अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल कर देता है, ठीक है, सॉरी अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल तो करेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस एन पोल के पास में, अगर इस एन पोल के पास में ये हम छोटे छोटे से पार्टिकल रखेंगे तो ये इनको अट्रैक्ट कर लेगा। अब अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप ये सोचिए, अगर कोई पार्टिकल किसी को अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या हो रहा होगा। अगर किसी को खींच रहा होगा तो उसके पास में मास होगा, क्योंकि यहाँ से वो डिस्प्लेस होगा ना, हिलेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा दूर, हिलेगा। तो अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास में फोर्स लगाने की क्वालिटी है, दम है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमने जो ये बनाया हुआ है दो मैग्नेट, तो इसके बीच में जो फील्ड आएगी वो फील्ड कैसी हो जाएगी, वो आपकी एक्सटर्नल फील्ड होगी, सोर्स फील्ड जो हमने बनाई है, ठीक है ना। ये यहाँ से ये फील्ड जो बन रही है, इस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट्स बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, आपको ये याद रखना है। अच्छा, अब जो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज है, बिल्कुल यहाँ पर चार्ज है, और ये चार्ज कौन सा है, मैग्नेट किसके बनते हैं, तो मैग्नेट बनते हैं आयरन के। अगर मैग्नेट आयरन के बनते हैं, अगर मैग्नेट आयरन के बनते हैं तो आयरन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन आयरन के पीस में ये क्वालिटी आ जाती है। तो आपको याद होगा Fe26 होता है, Fe26, थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। Fe26 होता है, इसके पास में कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री रहते हैं, जो यहाँ पर लगातार घूमा करते हैं, और घूमने की वजह से ही यहाँ पर क्या बनता है, मेरे वर्ड्स को आप समझिएगा, घूमने की वजह से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो घूमने की वजह से कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, जैसे ही चार्ज पार्टिकल घूमेगा वैसे ही क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो अर्नेस्ट मॉर्डन ने की थी, ठीक है ना। ये इतना आपको समझ लेना है। तो ये तो आपकी बेसिक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये भी समझ लीजिए। जो मैग्नेटिक फील्ड के बाद की चीज़ है वो है इसमें आपका फील्ड कैसे क्या बनती है, पहली बात ये। दूसरा ये कि फील्ड की वजह से क्या होता है। दो तीन चीज़ें हैं, पहले फील्ड होगा, फिर फील्ड की वजह से क्या होगा, ठीक है ना, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो फील्ड तो आपका ये क्लियर हो गया। फील्ड के बाद क्या होगा, फील्ड के बाद आपका हो जाएगा कि फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज क्या होता है, चार्ज, एक चार्ज हो गया, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, पहले समझते रहिएगा, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये तो आपने पढ़ रखा है पहले से ही। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। तो पार्टिकल अगर है तो उसके पास मास भी होगा, चार्ज भी होगा, अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज करता है कि ये अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो यहाँ से ऐसे भगा तो क्या होगा, है ना। बस यही यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है। अगर एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, इसका नाम है Q, इसका नाम है, एक पॉइंट चार्ज है, इसका नाम है Q, ठीक है। अब ये किधर जा रहा है, मान लीजिए ये नीचे आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसा हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे, जब बायोसॉलिड्स का लॉ मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसको आप समझ लीजिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दें, सपोज करिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दी इस तरफ, यहाँ से इधर की तरफ, और चार्ज ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, तो उसमें कौन सा एक्शन होने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझना है ना। तो पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड के दो आपको फंक्शन बताता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिखूंगा MF, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे MF। जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी और आउटसाइड होगी, जब वो अंदर जाएगी तब क्या होगा, और जब बाहर निकलेगी लंबवत तब क्या होगा। तो जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी तो हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है ना, क्रॉस लगा देंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, इनसाइड, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, आउटसाइड, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे आपको समझ में रहेगा।
एरो बाहर निकल रहा है तो आउटसाइड, अंदर जा रहा है तो इनसाइड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल हो गए। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने ले लिया एक मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस वाली, ठीक है, ये क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड ले ली हमने, ठीक है, सब जगह पर ये, ठीक है ना, ये ले लिया हमने। जैसे ही हमने यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बना सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे हम, उन मैग्नेट्स के बीच में चार्ज को हम भेजेंगे तो ये मूविंग हो जाएगा, है ना, ये मूविंग हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा हो गया सेटअप, इसका हमने नाम रख दिया बी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जब कोई भी चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो क्या होता है, और उसके पैरेलल जाता है तो क्या होता है। आपको दोनों चीज़ें समझनी है ना। तो पहली चीज़ क्या है, जब ये देखिए परपेंडिकुलर जा रहा है, आप ऐसे समझिए, ये हमारा हाथ है, इसको मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान लीजिए करंट मीन्स चार्ज, इसको मान लीजिए फोर्स, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब ये चार्ज परपेंडिकुलर इसमें एंटर करेगा तो क्या होगा। सबसे पहले चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी F प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम चार्ज की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे तब क्या होगा, और चार्ज की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, फोर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और डिक्रीज करने पर ये क्वांटिटी घट जाएगी। ओके, फिर अब ये आ जाइए, जब B की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा और B की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो फोर्स घट जाएगा। दोनों में सेम पोजीशन है। अब देखिए, जब हम इसको नीचे की तरफ भेज रहे हैं तो ये हम किसी वेलोसिटी से भेजेंगे ना, वो वेलोसिटी हमने मान ली v, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू v। अब यहाँ पर ये आपका रूल बन गया एक छोटा सा। अब हम इसको अगर बैलेंस करें तो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल Q V B K इज कांस्टेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ पर देखिए ये B जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर फोर्स की क्वांटिटी होगी, इस K की वैल्यू हम ले लेंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल Q V एंड B। मैंने यहाँ पर क्रॉस क्यों लगाया, मैं भी आपको बताता हूँ। अब थोड़े से एक्सपेरिमेंट देखिए। पहला एक्सपेरिमेंट ये है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ काम कर रही है और ये परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, सपोज करिए, ये हमने रूल बताया आपको, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ काम कर रहा है, चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए इस तरफ की तरफ से, इस तरफ समझिए, ये हमने लगाया, इसको ऐसे देखिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसके फोर्स किधर काम करेगा, फोर्स इस तरफ काम करेगा इसका, ठीक है, इस तरफ, ये इसको इस तरफ लेके जाएगा फोर्स F। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम लोग ये करें कि इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसी अंदर की तरफ हम चार्ज को भी ऐसे घुमा दें, चार्ज भी ऐसे जाए, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है तो ये चार्ज इधर जाएगा तो इस पर फोर्स कितना एक्ट होगा, 0 फोर्स एक्ट होगा। आपको बस यही याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पुट होगा कि अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, 0 फोर्स लगेगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो कितना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, F इज इक्वल क्यू वी बी लगेगा, ठीक है। अब आपने फर्स्ट पेपर में ये पढ़ रखा है A क्रॉस B इज इक्वल ए बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये थीटा इसका एंगल ही रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल की वजह से ही इस पे फोर्स एक्ट होगा या नहीं एक्ट होगा, है ना। आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, A डॉट बी भी पढ़ा होगा, उसमें होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें F की वैल्यू मैक्सिमम मिले तो हमें थीटा की वैल्यू 90 रखनी पड़ेगी। अगर हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आप समझिए फिर से एक बार, अगर ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हमने इसको चार्ज को अंदर की तरफ ही भेजा तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर सर इसको बाहर की तरफ निकालें तो कितना हो, तब भी 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका इतना बेसिक फॉर्मूला है। और आपको मैं बता देता हूँ लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है।
तो आपको ये याद रखना है, ये थंब है, ये फोर्स होता है। थंब मतलब फोर्स, अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है, फोर्स दिखा रहे हो, या तो बेटा ये कर रहे हो, हाँ, तो ये होता है आपका फोर्स, ये होती है फील्ड। आप जब राइट हैंड रूल पढ़ेंगे तब भी आपको ये फील्ड होगा और ये आपकी करंट होगा, ठीक है ना। जब राइट हैंड रूल पढ़ेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा करंट, ओके। ये आपका इतना हो गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफाइन करिए और सोचिए कि अगर हम इसकी डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दें तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप निकाल ले जाएंगे। अगर हम इस चार्ज को इधर से एंटर कराएं तो क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी से। तो अब देखिए अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और आपका चार्ज किधर मूव हो रहा है, तो इस तरफ मूव हो रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स इधर लगेगा ऊपर की तरफ, तो मीन्स ये इधर जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप इसको इधर से भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये इधर हो गया, ऊपर जा रहा है, फोर्स इधर लगेगा। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से एक और बढ़िया सा टॉपिक ये बनता है कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को मान लें कि ये पूरा प्लेन अंदर की तरफ है और हमने एक चार्ज पार्टिकल को इधर से एंटर कराया, तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे गया यहाँ तक और ये फिर इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे करके यहाँ पर ये घूमने लगा, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर में क्या होता है, वो राउंड होने लगता है, घूमने लगता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अंदर जाता है या इनसाइड उसके अंदर जाता है तो क्या होता है, वो घूमने लगता है। ये आपको याद रखना है, ओके। अब ये अगर घूमने लगा होगा तो ये देखिए एक चार्ज पार्टिकल था, इसकी एक रेडियस होगी, ये रेडियस हमने r मान ली, इसका एक मास भी होगा, m हो गया, हमने मास मान लिया। अगर रेडियस r m q चार्ज है, मास m है और रेडियस r है, तो यहाँ पर अगर ये घूम रहा है तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, वो आपको फोर्स का नाम पता होगा, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। अब ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इस वाले सेंट्रीपिटल फोर्स को ही आपको क्या करना है, बैलेंस कराना है इस वाले फोर्स से, ठीक है। अब देखिए कितने भी इमेजिनरी मतलब कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि हाँ कुछ आ रहा है, ओके। तो अब ये आप मान लीजिए अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा हमारा m v²/r, ठीक है। ये यहाँ पर रेडियस है, v वेलोसिटी है, m मास है, q v b एंड साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है कि थीटा की वैल्यू 90 क्यों रख दी, क्योंकि आपको पता है जब ये परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ओके। इस वाले v से ये v कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना है रेडियस, तो r इज इक्वल, ये रेडियस इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m v/, ये हो जाएगा q और ये v, तो ये हो जाएगा q b। तो आप यहाँ पर अब आप सोचिए कि जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी थी और वेलोसिटी दोनों के बारे में कुछ सोचिए। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है r, ये दिया है मास कांस्टेंट होता है, और किसी भी पार्टिकल का चार्ज भी हम लोग अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें चार्ज को भी हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी तो r प्रोपोर्शनल v/b आएगी। अब आप सपोज करिए कि अगर हमें रेडियस बड़ी चाहिए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी r के लिए। अगर हमें रेडियस को बड़ा करना है, ठीक है, समझते ही मेरी बात को, अगर रेडियस को बड़ा करना है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेडियस को इंक्रीज करना है तो हमें b की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाली है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते थोड़ा सा, तो ये हो गया हमारा r इज इक्वल mv/qb इज इक्वल टू, देखिए अब हमें ये भी पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल p इज इक्वल mv, तो ये हो जाएगा p/qb, ठीक है ना। हालांकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जब हमें मोमेंटम के क्वेश्चंस करने होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स के मास रख देंगे, डिफरेंट टाइप के वेलोसिटीज रख करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। अब ये आ जाइए यहाँ पर, हम इसको भी आगे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसको भी देखते हैं आगे।
तो ये हो गया v इज इक्वल होता है आर ओमेगा। आपको पता होगा ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी की भी वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। ये t क्या होता है, टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सभी चीज़ें याद रखनी है 1 बाई 1, जिससे आपके एग्जाम में आपको थोड़ा सा फायदा मिले। ओके, तो ये हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए r से वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा r इज इक्वल एम आर ओमेगा बाई क्यू बी। r से r कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कितना बचेगा, हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा इज इक्वल, ये वाला यहाँ जाएगा क्यू बी, ये वाला इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, इक्वल एम। अच्छा, ये इतना हो गया। W इज इक्वल क्यू बी बाई एम, W इज इक्वल क्यू बी बाई एम। अब आप ये बताइए, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा B। अगर आप चाहते हैं किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, चक्करों की संख्या बढ़ जाए, चक्कर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत तेजी से घूमे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें B की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हम B की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ये ओमेगा अपने मन से इंक्रीज हो जाएगा। अब एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि ओमेगा और R में रिलेशन क्या है। तो ओमेगा और R का कोई रिलेशन ही नहीं है, पर बच्चे सोचते हैं कि R और यहाँ पे दिया तो V इज इक्वल आर ओमेगा, ओमेगा का R का पहला रिलेशन करके क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर ओमेगा प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, आपको ये वाला रिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये आपके एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ओके, ठीक है, आगे इसके चलते हैं हम लोग। अब ये हमारा तो फ्री हो गया, अब यहाँ पे निकालते हैं 2 पाई बाई टी। इसकी ज़रूरत अभी हमें साइक्लोट्रॉन में भी पड़ेगी, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, क्यू बी बाई एम। हमें चाहिए टी की वैल्यू, इसलिए टी इज इक्वल, इधर जाएगा टी, इधर जाएगा, ये एम इधर आएगा, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब बताइए कौन कौन कांस्टेंट है। देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बचा क्या बी, तो टी प्रोपोर्शनल टू बचा बी। मतलब अगर हम बी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम बी को बढ़ा रहे हैं तो टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओमेगा इंक्रीज होगा मतलब जल्दी जल्दी घूमेगा, जब जल्दी जल्दी घूमेगा तो टी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। जैसे आप सोचिए कि आपका फ़ैन या जो घर के सामने टेबल फैन लगा रहता है जिस पे आप ठंडी ठंडी हवा लेते हो, अगर वो धीमे धीमे घूमे और तेज़ तेज़ घूमे तो क्या फ़र्क होगा। अगर तेज़ घूमता है, धीमे घूमता है तो क्या होता है। सपोज़ करिए कि आपका जो फ़ैन है वो स्लो घूम रहा है, ऐसे करके एक चक्कर 1 सेकंड में लगा रहा है, कहोगे क्या यार बहुत दर्द है, चल ही नहीं रहा है ना। और वही 10 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा दे तो उसका टाइम ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा ना। तो ये चीज़ है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। बस वेरिएंस याद रखना है कि कहाँ से कौन सा वेरिएंस क्लियर करा, टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बी। अगर हम बी को बढ़ाएंगे तो टी कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको आपको याद रखना है। कुछ बेसिक फार्मूले भी आपको याद रखने जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं हर एक टॉपिक में आपको बेसिक से क्वेश्चंस कराता रहूँगा, है ना। अब देखिए अभी आपने यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, कहाँ गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल क्यू बी, ये क्यू और बी और ये आर बाई एम। क्या आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। इस स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए k इज इक्वल हाफ क्यू बी आर का होल स्क्वायर बाई एम। तो ये आपका बेसिक सा काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखिए अगर इसमें भी कोई भी चीज़ आपको क्लियरली समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपको डेली 1 बाई 1 सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिलेंगी, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए देखिए और इन्जॉय करिए। फिर अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।